नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 1 परिमेय संख्याएं कक्षा 8 जिसमें प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखिए जो सवाल दिए हैं इनके गुणधर्म का नाम हमें बताना है। जैसे कि देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ पर ऋण 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ऋण 4/5 का यहाँ आंसर आया है ऋण 4/5। तो देखिए इसमें कौन सा गुणधर्म है इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम मान लीजिए 2 गुणा 3 बराबर, अगर 2 का गुणा हम 3 में करते हैं तो हमें आंसर 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम 3 का गुणा 2 में करते हैं तो भी हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ऋण 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ऋण 4/5 बराबर हमें आंसर ऋण 4/5 ही प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगा है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर इस सवाल में गुणात्मक तत्समक नियम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा में क्या है, देखिए दूसरा सवाल है। देखिए इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में क्रम चेंज कर दिया गया है। पहले पद में देखिए ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7, दूसरे पद में है ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17। तो देखिए यहाँ पर आइए बच्चों, तो हम इसके आधार पर समझ सकते हैं। देखिए यदि हम 2 गुणा 3 का यदि हम गुणा करते हैं तो भी हमारे पास, इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि यदि 2 में हम 3 का गुणा करते हैं तो भी हमें 6 प्राप्त होगा, या हम इसका क्रम चेंज करके 3 गुणा 2 करते हैं तो भी हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक है, हम इसी के पहले प्रश्न के आधार पर ही हम इसे समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल में क्रम चेंज किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म है, आंसर बता सकते हैं हम। ठीक है, तो आंसर में लिख सकते हैं इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्रम विनिमय गुणधर्म है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से तीसरा है, ऋण 19/29 गुणा 29/19 बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि इस सवाल में कौन सा गुणधर्म है। तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ तो हम इसे समझ सकते हैं, यदि a/b गुणा b/a यदि हम इसका गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा। देखिए b से b क्रॉस हो जाएगा, a से a क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो यह कौन सा गुणधर्म है, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ आंसर हम बता सकते हैं कि यह गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो इस गुणात्मक प्रतिलोम में देखेंगे कि इसमें यदि हम 2 परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो उसका आंसर 1 यदि धनात्मक रूप में 1 प्राप्त होता है तो यह गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये सवाल में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न 5वां के तीनों सवालों को हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों इसी प्रकार से 6वां प्रश्न है, 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो देखिए यहाँ 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से हम गुणा करेंगे। तो देखिए इसे हल करते हैं। यहाँ 6/13 गुणा 7/16 का व्युत्क्रम। ठीक है, तो बच्चों हम व्युत्क्रम समझते हैं कि हम व्युत्क्रम में संख्या को पलट देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं। देखिए तो 6/13 गुणा ऋण 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, 16/7। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे, हम गुणा करेंगे हम 6 गुणा 16/13 गुणा ऋण 7। ठीक है, तो इसे हल करेंगे, 16×6 = 96। ठीक है बच्चों, और 13×7 = 91। ठीक है, और ऋण की ऋण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर, तो इस प्रकार से हमें आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से आइए
अगला प्रश्न देखते हैं। पर हम आइए बच्चों, अब हम प्रश्न 7वां देखते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए यहाँ हमें दिया है 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 को 1/3 कोष्टक में 1/3 गुणा 6 गुणा 4 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। देखिए हम इसे समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए a गुणा कोष्टक में b गुणा c, ठीक है, बराबर कोष्टक में a गुणा b गुणा c। तो देखिए हम यदि इसे हम हल करते हैं तो इनका मान बराबर होगा। तो इसमें यहाँ पर कौन सा नियम है, हम तो इसके आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ पर गुणन का साहचर्य नियम है। ठीक है बच्चों, तो हम इसे बता सकते हैं कि इस सवाल में गुणन का साहचर्य नियम है, ठीक है, जिसमें यदि हम इस प्रकार से भी अगर गुणा करते हैं तो दोनों के मान कैसे होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। ठीक है, और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, 8वां प्रश्न है, क्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो आइए हम इसे हल करते हैं। इसमें देखते हैं क्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। देखते हैं, ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखते हैं, देखिए इसे हम हल करेंगे। इसे हम ऋण 1 सही 1/8 को हम पहले हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए मिश्र भिन्न है तो इसे हम भिन्न रूप में कैसे लाएंगे। 8 एकम 8, 8 और 1 9/8 और यहाँ ऋण है, ठीक है, गुणा 8/9। देखिए इस गुणात्मक प्रतिलोम में देखिए इस यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा, इसी प्रकार से 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऋण 1 बचेगा। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम तब होता है जब दो भिन्नों का जो तब होता है जब संख्या का मान धनात्मक रूप में क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा, तब यह गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इनका मान ऋण 1 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो हम यहाँ आंसर में बता सकते हैं, तो हम आंसर बता सकते हैं, अतः 8/9 ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि दोनों का गुणनफल धन 1 ना होकर ऋण 1 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं। देखिए इसे इस प्रकार से हल करके हम यहाँ आंसर बता सकते हैं कि 8/9 ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है धनात्मक 1 ना होकर ऋण 1 है, इसलिए यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ हमें बताना है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। देखते हैं हम इसे हल करेंगे, दोनों का हम गुणनफल निकालते हैं। यदि हम गुणनफल हमें धनात्मक 1 प्राप्त होता है तो यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। तो 3 सही 1/3 गुणा 0.3, ठीक है, तो इसे हल करेंगे। देखिए पहले हम इस भिन्न को हल कर लेते हैं। देखिए 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 गुणा इसे 0.3 को हम भिन्न में बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ दशमलव का 1 है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और दशमलव का 1 और 1 अंक है तो 1 0, ठीक है, तो 3/10, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ संख्या प्राप्त हो गई। अब देखते हैं हम इसे गुणा करते हैं। देखिए 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, इससे इसी प्रकार से 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा। दोनों का गुणनफल क्या प्राप्त होगा, धन 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हाँ, क्योंकि
दोनों का गुणनफल 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर बता सकते हैं 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। हाँ ठीक, तो हमने रीज़न भी दे देंगे हम क्योंकि दोनों का गुणनफल धन 1 प्राप्त हुआ है, इसलिए यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। लिखिए, इसके अंतर्गत 3 प्रश्न दिए हैं। देखिए, पहला है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो हम ऐसी परिमेय संख्या बताएंगे जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो आंसर में हम बता सकते हैं ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो वह संख्या है 0। ठीक है, हम रीज़न बता सकते हैं क्योंकि 0 को यदि हम 0/1 लिखते हैं और यदि हम उसका व्युत्क्रम 1/0 लिखते हैं तो इसे हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। इसलिए 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा देखते हैं, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है? तो देखिए, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो आंसर में हम बता सकते हैं कि परिमेय संख्या 1 है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो हम रीज़न बता सकते हैं कि यदि हम 1 को 1/1 लिखते हैं तो ठीक है, हमें क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। और इसका हम व्युत्क्रम लिख सकते हैं। देखिए, तो हम इसका व्युत्क्रम बता सकते हैं। यदि हम इसका व्युत्क्रम 1/1 लिखते हैं, ठीक है, हम देखिए यहाँ पर 1/1 हम इस प्रकार से लिखेंगे तो भी हमारे पास 1 प्राप्त होगा। और यदि हम इसका व्युत्क्रम लिखते हैं 1/1 तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो इसलिए एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ही व्युत्क्रम के समान है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो हम आंसर यहाँ पर बता सकते हैं 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए, क्योंकि यदि हम 0 को +0 या माइनस अगर 0 लिखते हैं तो इसमें यहाँ इसका कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ दोनों +0 और -0 दोनों आपस में समान होंगे, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इसलिए 0 ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर बता सकते हैं रीज़न सहित। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न है 11वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला है 0 का व्युत्क्रम खालिस्तान है। तो 0 का व्युत्क्रम, ठीक है, 0 का व्युत्क्रम नहीं है। इसी के आधार पर दूसरा है संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। तो संख्याएं 1 तथा ऋण 1 स्वयं के व्युत्क्रम है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, इसके पहले की प्रश्न में भी हमने समझा है कि ठीक है, कि ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने ही व्युत्क्रम के समान होती हैं। तो 1 और ऋण 1 अपने ही व्युत्क्रम के समान होती हैं। इसी प्रकार से देखेंगे तीसरा, ऋण 5 का व्युत्क्रम है। तो देखिए, ऋण 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए, यदि यहाँ ऋण 5 है, हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसका व्युत्क्रम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/5। ठीक है, तो ऋण 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा है 1/x, x बराबर नहीं है 0 के, का व्युत्क्रम है। तो इसका 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? x होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x। ठीक है, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, पांचवा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खालिस्तान है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, इसी प्रकार से छठवा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खालिस्तान है। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रश्न 11वां, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 11वां प्रश्नों को हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा। बच्चों, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।